कहाँ थे हम? स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गया था। हाँ, ये इमर्जेंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एज अ न्यू कैपिटल। कैपिटल, ओके। देखो इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। जो रोमन एम्परर थे कंस्टेंटाइन, उनको कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी कहते थे। He moved his capital from Rome to Byzantium in AD 330। ठीक है, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अर्लियर जो फर्स्ट पेज है उसमें कौन सा डेट मेंशन है? 324। 324। तो 324 नहीं होगा, एक्चुअल डेट आई थिंक यही है, 330 ही है। क्योंकि 324 में क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटाइन मेड क्रिश्चियनिटी अ स्टेट रिलीजन। ठीक है, और अराउंड वही सी डॉट लगाकर लिख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो। ठीक है, ही रीनेम्ड इट कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर हिज नेम कॉन्स्टेंटाइन। जो बाइजेंटियम था उसका उन्होंने रीनेम करा कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर हिज नेम। हिज नेम वाज कॉन्स्टेंटाइन and he named the Byzantium after his name, that is Constantinople. Constantinople was a prosperous city in Europe from the mid 5th century to the early 13th century. Constantinople जो था वो एक prosperous city था, मतलब पूरा भरा पूरा city, सारी चीजें उसमें अवेलेबल थी, लोग खुश थे और सभी कुछ इजीली वे में चल रहा था। तो दैट वाज अ प्रॉस्परस सिटी इन यूरोप। यूरोप का एक प्रॉस्परस सिटी था। फ्रॉम द मिड 5th सेंचुरी टू द अर्ली 13th सेंचुरी। कब तक वो प्रॉस्परस सिटी था? मिड 5th सेंचुरी टू द अर्ली 13th सेंचुरी। It became instrumental in spreading Christianity during the Roman and Byzantine times. ये एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा था। It works as an instrument in spreading Christianity during the Roman and Byzantine time. जब रोमन और बाइजेंटाइन टाइम था, जो वो एरा था, जो वो समय चल रहा था रोमनों का और बाइजेंटाइन्स का, तो उस समय क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में it act as a Constantinople act as an instrument. It became instrumental. ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, ओके। In AD 476, Constantinople became the capital of the Eastern Empire with the fall of Rome. 476 AD में कंस्टेंटिनोपल जो था वो कैपिटल बना किसका? ईस्टर्न एम्पायर का। जो ईस्टर्न एम्पायर था, जो ईस्टर्न पूर्वोत्तर साम्राज्य जो था, उसका वो कैपिटल बन गया कंस्टेंटिनोपल का। और यहीं से रोम का जो पतन होता है, रोम का जो डाउनफॉल होता है, वो शुरू हो रहा है। कब? AD 476 से। Constantinople developed as the most splendid city and the center of Christianity. Constantinople जो था वो डेवलप्ड हुआ एज द मोस्ट। श्रेया, ओके। हेलो श्रेया, यू देयर? श्रेया, यू देयर? हेलो, कनेक्टिंग टू ऑडियो हो रहा है। ओके ओके, चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा, है ना? आ जाने दो इसे। श्रेया, your voice is breaking. Are you? Shreya, my voice is clear? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम्हें?
अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, क्योंकि तुम्हारी वॉइस ब्रेकिंग है। चलो हमने शुरू कर दिया है। इमरजेंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एज अ न्यू कैपिटल, तो अभी जस्ट शुरू ही किया है। और एकदम टाइम पे आ जाओ तुम लोग, है ना, लेट मत हो। कौन बताएगा ये? परी तुम बताओ अभी तक क्या क्या एक्सप्लेन करा है मैंने। श्रेया को बताओ अभी तक क्या क्या एक्सप्लेन किया है मैंने। रोमन एम्पायर जो कॉन्स्टेंटाइन थे, उनको कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। वो अपना कैपिटल रोम से बाइजेंटियम किए और उसको रीनेम किए कॉन्स्टेंटिनोपल अपने नाम के बाद। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो बहुत प्रॉस्परस सिटी मतलब बन गया था यूरोप का मिडिल 5th सेंचुरी से अर्ली 13th सेंचुरी तक। और फिर ये जो कॉन्स्टेंटाइन थे, ये इंस्ट्रूमेंटल का काम कर रहे थे, ये स्प्रेड क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में, मतलब इनका बहुत योगदान रहा था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में। और AD 476 में कॉन्स्टेंटिनोपल एक ईस्टर्न एम्पायर का कैपिटल बना था और वहीं से रोम का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल डेवलप्ड एज द मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी एंड द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। स्प्लेंडेड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड? एनीवन? स्प्लेंडेड मीन्स होता है मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेकुलर, सुपर्ब, मीन्स इन शॉर्ट टर्म्स कह लो शानदार, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल डेवलप्ड एज द मोस्ट स्प्लेंडेड सिटी एंड द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। कॉन्स्टेंटिनोपल उभर के आया एक बहुत ही अच्छे साम्राज्य के रूप में, एक बहुत ही शानदार साम्राज्य के रूप में, एक शहर के रूप में, और ये क्रिश्चियनिटी का ये एक सेंटर बना। सेंटर मीन्स क्या हुआ? एज अ प्लेस जो कि सारी चीजें जहां अवेलेबल हो, जहां से वो चीजें शुरू हो रही हो, जो जहां पे क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, वहां लोग क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो। So Constantinople was that city who developed as the most splendid, and it is the center of Christianity. It will become a center of Christianity at that time. The city was also known for its architectural splendor. जैसे जो वहाँ के का आर्किटेक्ट था, जो वहाँ का आर्किटेक्चरल फॉर्म था, वो भी बहुत ही शानदार था। आर्किटेक्चरल का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? प्रिया और प्रसिद्धि पढ़ी, कौन बताएगा? मैम आर्ट के सेंस में। आर्ट कह लो या वास्तु कह लो उसको। जैसे मतलब जो बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, एंशिएंट बिल्डिंग, तो उस समय के जो बिल्डिंग्स बने थे, जो उस समय का स्ट्रक्चर था, जो वास्तु था उनका, वो बहुत ही शानदार था। जो उस समय की चीजें थी, वो जैसे सेंट सोफिया और हेजिया सोफिया वाज द की मॉन्यूमेंट ऑफ बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर। उस समय के जो थे वो की मॉन्यूमेंट मींस क्या? एज अ जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। मतलब जैसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ दिल्ली बात करेंगे कि व्हाट इज द की मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली, तो लाल किला कह सकते हैं, कुतुब मीनार कह सकते हैं। दीज आर द की मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली। और अगर हम की मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा पूछेंगे, क्या होगा की मॉन्यूमेंट आगरा का? ताजमहल, राइट। तो वैसे ही जो सेंट सोफिया और हेजिया सोफिया जो था, वो बाइजेंटीन
आर्किटेक्चर का एक की मॉन्यूमेंट बन गया था. इट वाज ओरिजिनली अ चर्च एट इस्तांबुल. ये क्या था? ये एक्चुअली एक चर्च था इस्तांबुल में. In the 5th century AD, the University of Constantinople was established. अब क्या हुआ? 5th century. पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है. लोग अब ठीक है क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, धर्म के बारे में जान रहे हैं, सारी चीजें प्रॉस्परस हो गई. अब पढ़ना वढ़ना भी तो जरूरी है. फिर क्या हुआ? 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. कॉन्स्टेंटिनोपल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया. इट कंटेन्ड सेवरल आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेजर्स. इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक थे, लिटरेचर्स थे, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी. कंस्टेंटिनोपल आल्सो लेड टू द राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. कंस्टेंटिनोपल जो था वो भी एक एपिक सेंटर था. किसका? ट्रेड और कॉमर्स का, जहां ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाने लगा, बताया जाने लगा. लोग कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोग थे वो ट्रेड और कॉमर्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगे. दे वांटेड टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. अब ट्रेड और कॉमर्स पता है ना? ट्रेड हो गया खरीद बिक्री, कॉमर्स हो गया लेन देन, मतलब इन टर्म्स ऑफ बाइंग, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें ट्रेड और कॉमर्स में आ जाती हैं. कंस्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय द तुर्क्स इन AD 1453. फिर क्या हुआ? अब कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी हो जाए तो लोगों की नजर उस पर पड़ती है. लोग चाहते हैं, अब जैसे कोई ड्रेस ही लेने जाते हो मार्केट में, कभी हुआ है कि जो तुम्हें पसंद आया हो उस शॉप में किसी और को भी वो पसंद आ गया हो, और वो चाहता है वो चीज मुझे मिल जाए और तुम चाहते हो कि वो चीज तुम्हें मिल जाए? हुआ है ऐसा किसी के साथ? हेलो? यस मैम, हुआ है. हुआ है ना? हाँ, तो रिप्लाई करते रहो, ऐसे फिर मुझे लगेगा कोई सुन ही नहीं रहा है ना, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी. तो रिप्लाई करते रहो तुम लोग. फिर क्या हुआ कि देखो, जैसे वो अगर कोई चीज बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत क्या कह लो, मतलब बहुत अच्छी होती है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गई, प्रॉस्पेरस हो गई वो चीजें, तो सभी चाहते हैं ना कि वो चीज मुझे मिल जाए. तो वही हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ. अब वो इतना फ्लरिश्ड एम्पायर बन सिटी था, वो इतना स्प्लेंडेड सिटी था कि लोग चाहने लगे कि चलो ये हम ले लें, अब हम इस पे रूल करें. तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही जो तुर्क थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करा. कब? 1453 में. ठीक है. एनी कंफ्यूजन? नो मैम. ओके. अब आओ डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर. अब डिक्लाइन कैसे हुआ रोमन एम्पायर का? ठीक है, ये तो अपलिफ्टमेंट था, ये तो इमर्जेंस था. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इमर्जेंस पढ़ रहे थे रोमन एम्पायर का, यूरोपियन मिडिएवल यूरोप का, है ना. इमरजेंसी था ना ये सारा कुछ. वो फ्लरिश्ड हुआ, फिर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, कंस्टेंटाइन जो था वो एम्पायर बना, किंग बना. देन ही moved his capital to Byzantium. फिर उसका नाम उसने कॉन्स्टेंटिनोपल किया और क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन फॉर्म करा. ये सारी चीजें अभी तक इमर्जेंस में थी, अपलिफ्टमेंट में थी, फ्लरिशिंग में थी रोमन एम्पायर के. अब हम आते हैं कि उस एंशिएंट रोमन एम्पायर का डिक्लिनेशन कैसे हुआ, वो डिक्लाइन कैसे हुआ. ठीक है. Yeah, the historians generally opine that as Roman was not built in a day, so it was not lost in one. एक proverb है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा, Rome was not built in a day. इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोई काम करते हैं, if we are doing something, everyone says that okay, do it gradually, do it slowly, because Rome was not built in a day. इसका मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा?
मैम कोई चीज को धीरे धीरे आराम से करना चाहिए, एक ही बार में सब कुछ नहीं करना चाहिए। राइट, कि कोई भी चीज हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि रोम भी एक दिन में नहीं बना, रोम को भी बनने में बहुत समय लगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू बी पेशेंट, एंड द थिंग इज दैट कि कोई भी चीज एक बार में नहीं हो जाती, वो चीजें धीरे धीरे स्लोली स्लोली, दैट थिंग इज गोइंग स्लोली एंड स्लोली। So it was not, and the thing, it was not lost in one. जैसे ये एक दिन में रोम नहीं बना, as like Rome is not built in one day, just like Rome is not decline also in one day. रोम एक दिन में अगर नहीं बना तो एक दिन में वो खत्म भी नहीं हुआ। अब कोई भी चीज खत्म होने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीजें ऐसी रिलेटेड थी जो कि रोम के डिक्लिनेशन का कारण बनी, that thing which causes the Rome to decline। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कुछ रीजंस दिए हुए हैं, फॉलोइंग वेयर द मेन रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। ये सारे जो थे ये मेन रीजंस हैं डिक्लाइन के एंशिएंट रोमन एम्पायर के। ठीक है, अब कौन बताएगा, कोई ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकता है, कौन करेगा? चलो फर्स्ट 3 पॉइंट श्रेया तुम करो। ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स बताओ। पहला पॉइंट है कि पॉलिटिकल फॉलोइंग ऑफ द रोमन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रिंसिपेट। इसका मतलब है कि एंड इसका है कि ये जीसस क्राइस्ट या फिर रोमन हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। चलो कोई नहीं, और कौन बताएगा? पंखुड़ी तुम बताओ। बड़ी बताओ। क्या हुआ, कर गई क्या? हेलो, हाँ बताओ, बड़ी बताओ, फर्स्ट 3 लाइन पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट इसका हाँ श्रेया, नेटवर्क सही नहीं है लग रहा है श्रेया का। political failing of the Roman constitution under the Principate। इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। ठीक है, पॉलिटिकल फेलिंग, पॉलिटिकल मीन्स तो पता है ना, राजनीतिक। ठीक है, जो मतलब जैसे जो अर्ली रोमन एम्पायर जो थे, जो रोम के जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो जो उन लोगों का जो जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं था, they were losing their thinking and their ability to rule। तो ये पॉलिटिकल फेलिंग का एक, पॉलिटिकल फेलिंग जो है ये डिक्लाइन का एक कॉज बना। ठीक है, लैक ऑफ क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकार का के लॉ का सक्सेशन, मतलब लैकिंग ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन मीन्स जैसे अब इनके बाद कौन बनेगा, अब उनके बाद कौन बनेगा, ये सारी चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी लोगों में। जैसे अब उस समय बाइजेंटियम, सॉरी क्या नाम है, कंस्टेंटाइन थे, कंस्टेंटाइन के बाद तुर्क ने उसे कैप्चर करा। अब तुर्क के पास ये नहीं था कि हाँ ठीक है अब हमारे बाद कौन रूल करेगा,
एक था ना जैसे मुगल एम्पायर था कि हाँ अकबर के बाद इन्होंने रूल किया, हुमायूं के बाद इसने रूल किया, तो ऐसे वो चीजें क्लियर नहीं थी कि एक एम्पायर के बाद जो दूसरा एम्पायर बनना है, जो दूसरा किंग बनना है, वो कौन होगा। उत्तराधिकारी जो कहते हैं वो उसके लिए जो लॉ बनाना था वो क्लियर नहीं था। दैट विजन वाज नॉट क्लियर। लैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ रिफॉर्म लेड टू सिविल वॉर। मतलब फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थे रिफॉर्म के, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो भी डिफाइन नहीं थे, उनका भी अभाव था, वो भी एक चीजें क्लियर नहीं थी, तो ये सिविल वॉर बनने लगी। अब सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री में जो वहां के सिविलियन होते हैं, जो वहां के आम जनता होती है, जो वहां के नागरिक होते हैं, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, दैट इज द सिविल वॉर। तो वहां सिविल वॉर भी शुरू हो गई, कहा, एंशिएंट रोमन एम्पायर में। ठीक है, क्लियर है? यस। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। Okay. Now come to the point 4. Violence was the only means to overthrow unpopular regimes. However, violence bred more violence. फिर क्या था कि वायलेंस का जो है वो बढ़ती गई, दिन पर दिन हिंसा बढ़ती ही गई, और ये बहुत चीजों के झगड़ा, मतलब जो झगड़े होते, अगर हिंसा बढ़ गया तो वो फिर ये दिखाई देने लगता है कि हिंसा को और वो हिंसा से ही सुलझाने की कोशिश करते थे, यानी किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसे 2 थप्पड़ मार दो, ये वाली चीज होने लगी। फिर बहुत तनाव आपस में बढ़ गया, और ये वायलेंस जो था ये कॉज था डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक बोल रही हूँ मैं, ये सिविलियन वॉर का भी। ठीक है, और अनपॉपुलर रिजाइम्स मीन्स हो गया कि जैसे शासन जो थे उस समय के वो अनपॉपुलर थे, मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं राजा को, और चाहते हैं कि बस ये हट जाए किसी तरह। ठीक है, फिर the gigantic political weakness of Rome was that it never involved sufficient participation of people in the governmental work. Therefore, these people looked on the Roman Empire with indifference. अब क्या हुआ कि वो साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, और जो राजनीतिक कमजोरी थी, जो वीकनेस थी उस समय की, वो चीजें ये थी कि रोम जो है वो अपने जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको गवर्नमेंट के वर्क में इन्वॉल्व नहीं करता था। जैसे ये थे ना कि जो उस समय रूलिंग पार्टी, जो उस समय के गवर्नमेंट में लोग थे, बस उनको ही इन्वॉल्व किया जाता था, कॉमन पीपल से कोई राय नहीं ली जाती थी, कोई चीज पूछी नहीं जाती थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम थी। फिर क्या हुआ, लोग जो रोमन एम्पायर है उसको बहुत ही अलग तरीके से देखने लगे कि देखो ये तो बहुत ही डोमिनेटेड काइंड ऑफ एम्पायर है, ये बहुत ही डोमिनेट कर रहे हैं हमारे ऊपर। दे आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली। लॉयल्टी टू द एम्पायर वाज ऑलवेज लैकिंग। अब किसी भी चीज में लॉयल्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्या होता है कि लोग जो थे, या फिर जो उनके वर्कर्स का जो उनके स्टाफ थे उस समय के, तो वो लॉयल नहीं थे अपने एम्पायर के लिए, उनकी लॉयल्टी इन अ पॉजिटिव वे नहीं थी। वो उनके लिए ये नहीं सोचते थे कि हाँ ठीक है चलो हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छा होगा। दे आर नॉट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे, दे आर नॉट लॉयल टू देयर एम्पायर। वो उनके साथ लॉयल का मतलब पता है ना सबको, मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, लॉयल मीन्स फेथफुल, विश्वास नहीं रखना, विश्वास उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं था, वो विश्वसनीय नहीं थे कह लो। ठीक है, स्लेव
and the shortage of manpower increased Rome's worst economic problem. देखो देखते जाओ, जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अगर इन सारे पॉइंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना. The slave system and the shortage of manpower increased Rome's worst economic problem. फिर क्या हुआ? slave system यानी दास प्रथा. अब slave system में क्या करता है कि लोगों को अपना slave बना लेना, उनसे मजदूरी करवाना, उनसे काम करवाना कि हाँ भाई तुम मेरे गुलाम हो, अब मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे. एंड द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इंक्रीज्ड. अब स्लेव सिस्टम जब बढ़ा तो मैन पावर मिलना बंद हो गया, काम करने वाले लोग मिलने बंद हो गए. तो रोम जो है उसको बहुत ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम होने लगी. The Roman landlords were indifferent to technology. Consequently, the agricultural surpluses gradually depleted. फिर क्या हुआ कि वो इतने प्रोन भी नहीं थे टेक्नोलॉजी से, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं थी. फिर एग्रीकल्चर सरप्लसेस जो थे, जो भी खेती से रिलेटेड चीजें थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी. German invasion were successful whenever Rome was weakened internally. अब क्या हुआ? जर्मन इन्वेशन यानी जर्मन जो जर्मन्स थे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो ज्यादा दखल अंदाजी करने लगे रोम में, क्योंकि रोम के यहाँ का खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर जो था, जो रोम का खुद का सब कुछ था, वो धीरे धीरे इंटरनली वीक होता जा रहा था. अब ये तो सभी जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है वो वीकर सेक्शन को डोमिनेट करता है. तो रोम जो था वो धीरे धीरे वीक होता गया. और फिर इसका फायदा किसने उठाया? बताओ किसने उठाया? जर्मन्स ने. तो जर्मन जो थे वो उनका दखल अंदाजी रोम में बढ़ने लगा. अब क्या हुआ? There were plagues in the 2nd and 3rd century AD. The population reduced shortly. जैसे अभी कोरोना वायरस है, चल रहा है ना कोरोना वायरस, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना वायरस से. लाइक दैट इन 2nd and 3rd century यानी दूसरी और तीसरी शताब्दी में प्लेग फैला. उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई. तो ऐसे पॉपुलेशन जो था वो रिड्यूस हो गया. कहाँ का रिड्यूस हो गया पॉपुलेशन? रोम का, राइट. लैक ऑफ सिविल आइडियल्स, रीजनल डिफरेंसेस and social stratification demolished the bridge of unity. फिर क्या हुआ? सिविल आइडियल्स भी नहीं थे, रीजनल डिफरेंसेस भी था कि हाँ भाई ठीक है तुम वहां के हो, तुम वहां के हो, ये सारी चीजें थी. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी था, समाज में भी अलगाव थे और उनमें यूनिटी नहीं थी. दे आर नॉट यूनाइटेड. तो ये सारी चीजें वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, सबने पढ़ी होगी. किसान थे, वो अपने बच्चों को बोलते हैं, वो एकता में बल है, काइंड ऑफ यूनिटी इज स्ट्रेंथ करके एक चैप्टर स्टोरी है, पढ़ी है सबने? वो जो लकड़ी वाला. हाँ राइट, लकड़ी वाला, कि एक लकड़ी वो आराम से तोड़ देते हैं और जब वो बंडल ऑफ लकड़ी है, बंडल ऑफ वुड है, तो वो उसे नहीं तोड़ पाते. तो लाइक दैट उस समय वो यूनिटी नहीं थी रोम के लोगों में. They are all diversified, they are all stratified. तो इससे वो धीरे धीरे, अगर किसी भी कंट्री के लोगों में, अब इंडिया में ही हम कह सकते हैं बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रिचुअल्स है, बट फिर भी हम कहते हैं ना हम इंडियन है. कोई ये तो नहीं कहता हाँ हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई, सब ये कहते हैं हम इंडियन है. तो वो चीजें उस समय नहीं थी. sorry, they are not thinking as a one. They are thinking that I am that, and I am this. They are not thinking that they belongs to same country and they are one. तो ये सारी चीजें थी रोम के डाउनफॉल की, रोम के डिक्लिनेशन की. ओके, क्लियर है? ओके.
of barbarian invasion. चलो अब ये पॉइंट सारे क्लियर है सबके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिफ्थ पॉइंट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा पॉइंट? फिफ्थ। अच्छा, the gigantic political weakness of Rome was that it never involved sufficient participation of people in the government work. इसमें क्या समझ में नहीं आया परी? नहीं, वो सुने नहीं थे, मेरे फोन पे फोन आने लगा था इसलिए। ठीक है, तो ये हुआ कि देखो जो प्रसिद्धि समझ में आया, ये 5th पॉइंट समझ में आया था? प्रसिद्धि का फोन का बैटरी 7% था, इसलिए वो दूसरे फोन से ज्वाइन होगी, अभी नहीं। श्रेया है, समझ में आया था? श्रेया की तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चलो परी हम समझा देते हैं। तो क्या हुआ था उस समय, जो लोग थे, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो रोम का एम्पायर था, जो रोम के एम्पायर थे, वो लोग बिल्कुल भी, जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, उनसे ना राय लेते थे, ना उनके बारे में जानना, मतलब ना उनसे कुछ किसी भी चीजों का सजेशन लेते थे। तो ये क्या इम्पैक्ट करता है कि लोग जो है वो रोमन एम्पायर को अच्छी नजर से नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि वो हम लोगों की राय लेते ही नहीं है, ये तो कुछ समझते ही नहीं है हमें। तो इससे भी लोगों का, जो कॉमन पीपल थे वहां के, वो ये सोचने लगे कि नहीं, रोमन एम्पायर हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, अब clear है? ओके, तो स्टार्ट करें बारबेरियन इन्वेशन। 8 पॉइंट नहीं समझ में आया था हमको। कौन सा? 8 पॉइंट। 8 पॉइंट, ओके। The Roman landlords were indifferent to technology. Consequently, the agricultural surpluses gradually depleted. जो रोमन लैंडलॉर्ड थे उनको टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी क्या, जैसे अभी बहुत सारी, कभी गांव गए हो, गांव गई हो कभी? गई हो? खेती को देखी हो, जो धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है ना? तो ट्रैक्टर्स वगैरह ये सारी चीजें यूज होती है, होती है ना? तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, गेहूं की कटाई हो रही है, तो गेहूं जो है वो यूज, उसके लिए वो आते हैं ना कि गेहूं को अलग कर देते हैं और उसके ब्रेन को अलग कर देते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, तो उस समय भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी नई आती होगी, कुछ नई टेक्नोलॉजी रही होगी। तो जो रोमन लैंडलॉर्ड्स थे, दे वेर नॉट अवेयर फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी, वो उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल सरप्लसेस जो थे, जो भी फसल हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। अब बारबेरियन इन्वेशन क्या था? द जर्मैनिक ट्राइब्स और ट्राइबल confederacies consisting of the Goths, the Germanic tribes or tribal confederacies consisting of the Goths, the Vandal and the Franks began to move against the Rhine and Danube frontiers. अब क्या हुआ, जो Germanic tribes थे और tribal confederacies थी, ये गोथ, वंडाल और फ्रेंक्स, ये सब हमने पहले पढ़ा था। हाँ। तो ये सारे
जो थी वो क्या करने लगे, ये राइन और दानुबे फ्रंटियर्स जो थे ये उनकी तरफ करने लगे, उनके अगेंस्ट। From AD 233 to 280, there were repeated invasion from the Black Sea to the Alps and southern Germany. और Alps क्या है? Alps the mountain range. ये यूरोप का माउंटेन रेंज है Alps. From AD 200, नोट कर लो कहीं कि क्या है Alps, फिर कंफ्यूज हो गए. From AD 233 to 280, there were repeated invasion from the. अब क्या हुआ 233 और 280 AD में, 280 AD में repeated invasion मींस दखल अंदाजी होने लगा. कहाँ से? ब्लैक सी की तरफ से, एल्प्स से और साउदर्न जर्मनी से. इन तीनों जगह से दखल अंदाजी होने लगी 230 और 280 AD में. अब यहाँ देखो गोथ, वंडाल और फ्रैंक, इन सब के बारे में मेंशन्ड है. Both were members of a Germanic people that invaded the Roman Empire from the east between the 3rd and 5th century AD. इसमें रोमन जर्मैनिक पीपल थे. ये था ना कि जर्मैनिक इन्वेशन बढ़ने लगा था, अभी हमने पढ़ा था ऊपर रोम के डिक्लाइनेशन में, अभी हमने पढ़ा था ना. हाँ कि जर्मन्स का जो है वो इन्वेशन बढ़ने लगा. तो अब कौन कौन थे जर्मन्स में? तो ये गोथ, वंडाल और फ्रैंक, ये तीनों थे. और ये इन लोगों का ये लोग रोम को रोम के एक्विजिशन में, रोम को कंक्वर करने में लग गए थे. और जो गोथ थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईस्ट से रोम को इन्वेड किया. कब? 3rd और 5th सेंचुरी में. वंडाल ये भी जर्मैनिक पीपल थे that ravaged Gaul, स्पेन, रोम एंड नॉर्थ अमेरिका. इन्होंने क्या किया, इन्होंने गॉल, स्पेन, रोम और नॉर्थ अमेरिका को कंक्वेस्ट किया 4th और 5th सेंचुरी एडी में. फ्रैंक कौन थे? फ्रैंक were members of a Germanic people that conquered Gaul in the 6th century AD and controlled much of Western Europe. फ्रैंक ने क्या किया, गॉल को कंकर्ड किया और ये वेस्टर्न यूरोप को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके थे 6th सेंचुरी में. तो दे आर द थर्ड ग्रुप्स वेयर गोथ, वंडाल और फ्रैंक. ये 3 जर्मैनिक ग्रुप्स थे. The Roman armies were depleted because of declining population. The Germanic invasion accelerated the progress of urban decline. फिर क्या हुआ, जो रोमन आर्मी थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, धीरे धीरे कम होती गई. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही डिक्लाइन कर रहा था. जो वहां का पॉपुलेशन था, जो रोमन पॉपुलेशन थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी. अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो आर्मीज के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? जब लोग होंगे तभी तो वो आर्मी में जाएंगे ना, तभी तो वो लड़ेंगे. लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे तो आर्मी कहाँ से बनेगी हमारी? तो वो आर्मी जो है वो कम होने लगी. और जर्मन इन्वेशन जो था, जो जर्मैनिक आर्मी जो थी, जो जर्मैनिक ग्रुप्स थे, वो प्रोग्रेस करने लगे. वो धीरे धीरे उसको कंक्वेस्ट करने लगे, कंकर करने लगे. द रोमन रूलर्स वर फोर्स्ड. मैम अभी आप कौन सा लाइन पर आ रही है मैम? हम बीच में मेरा लिंक टूट गया ना. ये थर्ड वन, द थर्ड पॉइंट ऑफ बारबेरियन इन्वेशन, पेज नंबर 15. ये सब मिल गया. द रोमन आर्मीज, ठीक है. तो the Roman armies were depleted because of declining population. The Germanic invasion accelerated the progress of urban decline. The Roman rulers were forced to give up much of the territory beyond the Danube. फिर क्या हुआ, अब रोमन रूलर्स को फोर्स्ड हो गए कि वो जो दानूबे
मतलब बियॉन्ड द दानुबे, जो दानुबे के बाद जो टेरिटरी थी, दानुबे के पार जो टेरिटरी थी, वो उन लोगों को जर्मन्स को देना पड़ा, रोमन्स को। ये जो पॉइंट है। बाइजेंटियम और द बाइजेंटाइन एम्पायर। अब बाइजेंटियम क्या था? बाइजेंटियम क्या था? रोम का कैपिटल था, और जो कि बाद में रीनेम्ड हुआ कंस्टेंटिनोपल में, है ना? हाँ, तो द बाइजेंटियम एम्पायर इन साउथ ईस्ट यूरोप एंड एशिया माइनर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। क्लियर है? कुछ समझाने की जरूरत है इसमें? नहीं। ठीक है। देखो, ये नहीं कि एक ने नहीं बोला तो सभी नहीं बोलेंगे। जिसको नहीं समझ में आता है, टू बी फ्रैंक, दे कैन स्पीक, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। ये नहीं कि हाँ ठीक है, उसने हाँ नहीं बोला कि हाँ भाई नहीं बताना है, मुझे समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है देन आस्क। द बाइजेंटियम The Byzantine Empire in Southeast Europe and Asia Minor was formed from the eastern part of the Roman Empire. It was also referred to as the Eastern Roman Empire as it was the continuation of the Roman Empire in the East. Clear है इतना? कौन समझाएगा? पढ़ी बताओ क्या है ये लाइन्स। हाँ, हिंदी का। The Byzantine Empire in Southeast Europe and the Asia Minor was formed from the eastern part of the Roman Empire. Byzantine Empire जो था वो Southeast Europe से एशिया का मतलब माइनर पार्ट फॉर्म कर रहा था ईस्टर्न पार्ट रोमन एम्पायर का, और ये इट वाज आल्सो रेफर्ड टू एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर रेफर कर दिया, मतलब कहा इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जा सकता है, क्योंकि एज इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द ईस्ट, क्योंकि वो इसका रोमन एम्पायर जो था एकदम ईस्ट की तरफ ही एकदम कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया श्रेया और प्रसिद्धि को? मैम कॉन्टिन्यूएशन क्या होता है? कंटिन्यूएशन मीन्स टू बी कंटिन्यूड, मतलब कंटिन्यू रखना उन चीजों को, उसके साथ साथ कंटिन्यू। चलो ये समझाते हैं, समझ पता चल गया? नहीं समझ में आया है क्लियरली किसी को? ये हो गया बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। अब ये अगर मान लो इसको कि ये मेरा बाइजेंटाइन एम्पायर हो गया, अब यहाँ मान लो साउथ ईस्ट यूरोप हो गया ये यूरोप हो गया, और यहाँ एशिया माइनर। ठीक है, द बाइजेंटीन एम्पायर इन साउथ ईस्ट यूरोप। तो बाइजेंटीन एम्पायर का जो था वो साउथ ईस्ट यूरोप में, बाइजेंटीन साम्राज्य जो साउथ ईस्ट यूरोप में भी था और एशिया माइनर में भी था, ठीक है। ये जो है ये क्या, ये सब मिलकर क्या बने? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। ये बने ईस्टर्न पार्ट, यानी पूर्वी भाग रोमन एम्पायर के। कौन कौन? साउथ ईस्ट यूरोप और एशिया माइनर। It was also referred to as the Eastern Roman Empire as it was the continuation of Roman Empire in the East. इसको हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं, पूर्वोत्तर रोमन एम्पायर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये रोमन एम्पायर का कंटिन्यूएशन था ईस्ट की तरफ। ये हो गया रोमन। अब किसी भी मैप में हम डायरेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? कौन बताएगा? इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पढ़ी छोड़ के, पढ़ी तुम्हें पता है, तुम नहीं। कौन बताएगा? प्रसिद्धि या श्रेया? कौन?
इसमें नॉर्थ कहाँ मैम होगा, ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट कहाँ होगा? मैम नहीं समझे क्वेश्चन। अगर चलो हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ये मैंने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, इंडिया का मैप है, काइंड ऑफ एग्जैक्टली तो नहीं बना, हाँ, तो इसमें ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, वेस्ट कहाँ होगा, ये कौन सा पार्ट है मैम इंडिया का? मैम एक मिनट मैम, नॉर्थ है। ये नॉर्थ है इंडिया का, ओके। और ये कौन सा पार्ट है? मैम वेस्ट। वेस्ट। ये कौन सा है? ईस्ट, राइट। फिर ये तो साउथ हुआ ही, ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए डायरेक्शन। तो ऐसे ही जो रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, ये रोमन जो भी ईस्टर्न प्लेसेस थे लाइक साउथ ईस्ट यूरोप एंड एशिया माइनर, इनको इन्होंने ये कंटिन्यूएशन में थे, कहाँ से, ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स जो थे इसके, वो सारे इसके कंटिन्यूएशन में थे। इट आल्सो रेफर टू एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द ईस्ट। तो रोमन एम्पायर को इन्होंने कंटिन्यू करा ईस्ट डायरेक्शन में भी, और ईस्ट में क्या क्या है, एशिया माइनर और साउथ ईस्ट यूरोप, ठीक है, तो इसे इसलिए हम इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कह सकते हैं। Constantinople, the old name was Byzantium, today is Istanbul, ठीक है, पहले कंस्टेंटिनोपल से पहले इसका नाम बाइजेंटियम था, जो कैपिटल थी रोम की, और अब कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इस्तांबुल। Nowadays it is known as Istanbul, was the capital city. In the 5th century AD, the Byzantine Empire endured the fragmentation and fall of the Western Roman Empire. अब क्या हुआ, 5th century AD में Byzantine Empire जो था वो fragmented हो गया, बिखर गया, और ऐसे Western Roman Empire का fall हो गया, मतलब वो पतन हो गया। The Byzantine Empire continued to exist for the next 1000 years until it fell to the Ottoman Turk in 1450 AD. फिर क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो बहुत दिनों तक, बहुत 1000 of years तक कंटिन्यू करा, वो बहुत दिनों तक रूल किया उसने, बाइजेंटाइन एम्पायर ने। लेकिन फिर क्या हुआ, कब वो फेल हो गया, कब वो गिर गया, कब, जब ओटोमन तुर्क जो थे 1453 AD में वो आए। They are the cause of fall of Byzantine Empire. Who? Ottoman Turk. They are the cause of the fall of Byzantine Empire. Emperor Justinian was the turning point in the history of Byzantine Empire. जो जस्टिनियन एम्पायर थे 527 to 565 BC, ये टर्निंग पॉइंट था बाइजेंटाइन के हिस्ट्री में। He regained North Africa and Spain in AD 529. He codified the Roman law. उसने फिर से नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन को रिगेन किया, उसने जीता या उसने अपनाया, जो उसने लिया नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और स्पेन को, कब, और 529 में, और फिर उसने रोमन लॉ बनाया। किसने? एम्पेरर जस्टिनियन, ठीक है। फिर कौन आया, ये सारी छोटी छोटी चीजें तो इसको एक पॉइंट्स में लिख लेना। और श्रेया तुमने बहुत ही, मतलब वो नोट्स क्या तुमने बहुत लंबा वो करा है, ठीक है, तुमने लगभग सब कुछ, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, इसके लिए तो बुक देना है। नोट्स में बस हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं, दैट्स इट। इतना मतलब बहुत ज्यादा उसे नहीं
एक्सटेंड करना है नोट्स को. Now Emperor Heraclius strengthened by Byzantine Empire military. अब जो Heraclius थे ना, Heraclius जो थे वो 610 to 641 तक थे एम्पेरर. और उन्होंने क्या किया, बाइजेंटाइन एम्पायर को मिलिट्रीली यानी मिलिट्री के टर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ किया, वहां की आर्मी को अच्छा किया, वहां के जो सैनिक थे उनको स्ट्रांग बनाया. लियो 3 ये कब से कब तक थे, 717 to 741. ये सब रूलिंग पीरियड है, ये मत सोचना कि ये बर्थ है ये डेथ है, नहीं, ये रूलिंग पीरियड है एम्पायर का. ठीक है. Leo 3 repulsed the Arab forces on sea and land with the help of a secret device known as Greek fire. अब लियो 3 जो थे उन्होंने क्या किया, जो अरब फोर्सेस थे, अरब के जो जितने भी फोर्स हुए उनको मतलब जैसे जो सी में हुए या जो लैंड में हुए उन सभी को स्ट्रेंथन किया, उन सभी को बताया, उन सभी को रिपल्स किया ग्रीक फायर के टर्म्स में. अब ग्रीक फायर क्या है, एनीवन पता है किसी को? हम अभी आपसे पूछने ही वाले थे. अच्छा, अब एक मिनट. ग्रीक फायर ये था कि वो ना एक टूल्स कह लो कि जिससे आग लगाया जाता था. और इसको कब यूज करते थे, मतलब जैसे तोप वगैरह होता है ना कि उसमें मतलब वो हम लोगों ने आग का गोला डाला, वो देखते होंगे जैसे महाभारत रामायण में नहीं दिखाते थे, वो डालो और आग मतलब ये तोप में आग का गोला डालो और फिर उसे फेंक दो और जो सामने की आर्मी होती थी वहां आग लग जाता था, वो लोग ये स्कैटर्ड हो जाते थे. ये देखा है रामायण महाभारत में, तो देखा होगा. हेलो. यस मैम देख. हाँ, तो वैसा ही एक टूल था जिसको यूज करते थे, जो अगर यूज करते थे यानी कि दुश्मनों के जहाज पे फेंक दिया, उनके शिप पे फेंक दिया उन्होंने वो आग का गोला और फायर, तो उससे वो आग लग गई, तो उसे ग्रीक फायर कहते हैं. ग्रीक फायर वाज इसको मैं भेज दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, लिख के अच्छे से छोटा सा डेफिनेशन इसका. ओके. ओके. हाँ हाँ बताओ. मैम क्या फेंकते थे? वो आग लगा देते थे, एक काइंड ऑफ टूल था जिसके थ्रू वो आग लगा देते थे शिप पे, या फिर उस आर्मी की तरफ वो मतलब बॉल ऑफ फायर कह लो या एनीथिंग रिलेटेड टू फायर, वो मतलब वो चला देते थे उन चीजों को, शिप को, दुश्मनों की आर्मी को. दैट वाज द ग्रीक फायर. मैम हम लोग इसको 1 या 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, हम क्या ग्रीक लिखेंगे? फायर, ग्रीक, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैं वो डेफिनेशन लिखकर भेज दूंगी और ऐसे 1 लाइन में लिख सकती हो कि ग्रीक फायर इज द काइंड ऑफ टूल दैट इज यूज्ड बाय द that is repulsed by the Leo 3 to conquer the enemy by throwing the ball of fire on their ship. ठीक है, ऐसे मैं ऐसे लिख के भेज. In AD 1971, the Seljuk Turk annihilated the Byzantine army at Manzikert in Asia Minor. After AD 1261, the Byzantine Empire lost its authority and became a recollection of its past glories. Recollection of its past glories. In AD 1453, Constantinople fell to the Ottoman Empire and Byzantine Empire was finally ended. अब
बाकी ऊपर की चीजें तो सबने पढ़ी कि कैसे धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया बाइजेंटाइन आर्मी, है ना, कि धीरे धीरे जो अलग अलग एम्पायर है वो आते गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसे अलग अलग हिसाब से उन्हें स्ट्रेंथ दिया, और जो वीकनेस हुई वो आई उनकी। अब क्या हुआ, जो साल्जुक तुर्क थे उन्होंने पूरी तरह एनिहिलेट कर दिया बाइजेंटाइन आर्मी को। अब एनिहिलेट का मतलब कौन बताएगा? एनिहिलेट मींस डिस्क्राइब और स्वाइप अवे, मींस या ये भी कह सकते हो कि उन्होंने बर्बाद कर दिया। एनिहिलेट मींस सत्यानाश कर देना, बर्बाद कर देना, टू डिप्राइव, डिप्लीट अवे, टू स्वाइप ऑफ, ठीक है। तो बाइजेंटाइन आर्मी को सेल्जुक तुर्क ने 1971 में एडी नहीं क्या है 1071 सॉरी 1071 एडी में एनिहिलेट कर दिया, उसे सत्यानाश कर दिया। कहाँ पे? मांजीकर्ट में। मांजीकर्ट कहाँ था? एशिया माइनर में। Manzikert is in Asia Minor, and at there Seljuk Turk annihilated the Byzantine army. पूरी तरह सत्यानाश कर डाला उन्होंने Byzantine army को। After AD 1261 AD के बाद Byzantine Empire lost its authority and became a recollection of its past glories. फिर क्या हुआ, उसका ऑथोरिटी खो गया और वो एक पास्ट बन गया, मतलब लोग याद करने लगे उसको एज अ पास्ट स्टोरी कि अरे बाइजेंटियन ऐसा था वैसा था। जैसे हमारे दादी नानी, जो हमारी दादी नानी होती है ऐसे बोलती है ना कि हमारे जमाने में तो ये था, हमारे जमाने में तो वो था, इतना शुद्ध सब कुछ मिलता था, हवा इतनी साफ थी, इतनी भीड़ नहीं थी। सुने होंगे ना आप लोग कि 1 रुपए में ये चीज मिल जाती थी, ऐसा बोलते हैं ना दादी नानी। यस मैम। हाँ, तो लाइक दैट बाइजेंटाइन जो था वो भी वो पास्ट ग्लोरी की चीज है, मतलब वो दे बिकम अ पास्ट। बस लोग उसे अच्छे, उसके अच्छे वक्त को याद करने लगे कि हाँ बाइजेंटाइन ऐसा था वैसा था। In AD 1453, Constantinople fell to the Ottoman Empire and Byzantine Empire was finally ended. फिर क्या हुआ, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो ऑटोमन एम्पायर में आ गया और बाइजेंटाइन एम्पायर जो था यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गया। ऑटोमन एम्पायर ने उसे अपने अधीन कर लिया, उसे अपने में ले लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को, और यहाँ से बाइजेंटाइन एम्पायर का नाम खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बस देखो बाइजेंटाइन का नाम बदल गया था, बाइजेंटाइन जो प्लेस था उसको रीनेम किया गया था एज अ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, लेकिन उस एम्पायर को, उस साम्राज्य को बाइजेंटाइन एम्पायर ही कहा गया था, उस एम्पायर को कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर नहीं कहा गया। ठीक है, ओके क्लियर है? यस मैम। तो अब इमर्जेंस ऑफ द तुर्क और क्रूसेड्स इनका कल शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में हिस्ट्री इतना नहीं पढ़ते हैं, इतना पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, है ना।